वो लगभग 60 से 65 देशों के, मोर देन 60 कंट्रीज के संविधानों के पढ़ने के बाद, आफ्टर द स्टडी ऑफ मोर देन 60 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तब जाकर के संविधान मेकर ने अपना संविधान बनाया। रही बात हमने क्यों लिया, क्यों अपना कुछ नहीं लिया, नो डाउट हमने स्टडी किया, पढ़ा, विभिन्न देशों के संविधानों को हमने पढ़ा, और उसमें ऐसा नहीं है कि हमने वहां कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। हमने उसमें आवश्यक परिवर्तन किए और अपने अकॉर्डिंग जो उसमें जरूरी थी उन्हीं प्रावधानों को हम लोगों ने शामिल किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा कट और पेस्ट कर दिया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे, वहीं से सिस्टम चलता चला आ रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें 1935 के एक्ट से भी है, वो आधा से ज़्यादा संविधान आपका 1935 के अधिनियम से है। ठीक है, ये इसका रीजन है। सर 5 क्वेश्चन देखा था। डीपीएस के लिए क्या गया था, इसका मूल डीपीएस आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड की पाया तो है, आप कल क्लास में आई, लाइव क्लास में इसमें बताया नहीं क्या था। हाँ, वो इशू रहा होगा, नेटवर्किंग इशू रहा होगा, इस वजह से क्लास की स्मूथली ना रन कर पा रहा होगा, हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है भाई, बताओ समझ में कुछ आया? तो नोट देखो, इनका क्वेश्चन है कि हम लोगों ने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा, क्यों पढ़ा, और क्यों हम लोगों ने बाहर के प्रावधानों को या अन्य देशों के प्रावधानों को रखा। जैसे डीपीएस भी हमने आयरलैंड से लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रूस से लिया, ठीक, फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश से लिया, अपना जो संघीय मॉडल है वो कनाडियन पर बेस्ड है। नो डाउट हमने विश्व के अन्य देशों का संविधान पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसमें कट पेस्ट नहीं किया, लेकिन उसमें आवश्यक संशोधन और अपने जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करके संविधान बनाया गया। ठीक है, अब आगे रह गया था डीपीएसपी, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि डीपीएसपी, थोड़ा सा हम रिकैप कर दे रहे हैं कि डीपीएसपी का प्रावधान हमारे संविधान के भाग 4 में है, और आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक है। डीपीएसपी के प्रावधान को हम लोगों ने कहां से लिया था, आयरलैंड के संविधान से लिया था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीपीएसपी को क्या न्यायालय के द्वारा हम लागू करा सकते हैं, आंसर इज नॉट, इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। दूसरी चीज, इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हाट इज द वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। सभी वर्गों के कल्याण जो सभी वर्गों के लोगों का कल्याण जो सभी वर्गों के लोगों का कल्याण करे, जैसे कि जो साथ लेके चले सभी वर्गों को, जैसे जो अमीर है गरीब है उनको साथ लेके एक समान बना के साथ लेके चले। क्या मतलब है, झंडा उठाने के लिए? नहीं, जैसे जो गरीब वर्ग है उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना, ताकि वो लेवल पे आ सके। गरीबी असमानता, हाँ, ये सही बात है, असमानताओं को कम करना, अमीरी गरीबी को कम करना, जो लोग वंचित रह गए हैं, विकास की मुख्य धारा से दूर हो गए हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसके पास बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरा ना कर पाए, या कोई डिसेबल्ड पर्सन है, कोई योग्य नहीं है, गरीब है, पुअर है, तो गवर्नमेंट को ऐसी नीतियां बनानी है जिससे सबका साथ सबका विकास। ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 43A और B भी, और 45B, 46, 47, 48, 48A, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था।
आगे हमको आज डिस्कस करना है आर्टिकल 49। 3 आर्टिकल रह गए थे, आर्टिकल 49, 50 और 51। आर्टिकल 49 क्या कहता है? डीपीएसपी का आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के क्या चीजें, जो बिल्डिंग्स है, स्मारक हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उनको हमें क्या करना है? सुरक्षित रखना है। देखियो आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। लिखिए, हेडिंग डालिए, आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक बात। इसमें कहा गया है संसद विधि द्वारा, देखिए, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक, कलात्मक या अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तुओं का यथास्थिति उठन, विरूपण, विनाश, अपसरण, व्यय या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। तो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के चीज हैं, चाहे फॉर एग्जाम्पल चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो, जैसे जलियांवाला बाग कांड, जैसे आपका इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद लड़ते हुए अपने आप को गोली मार ली थी, या कोई ऐसा बिल्डिंग है, कोई म्यूजियम है, इस तरह के जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी स्थान हैं हिस्टोरिकल, उन प्लेसेस को उनकी प्रोटेक्शन करना, उनका रक्षण करना, उनका विरूपण ना हो, अगर वो खराब हो रही हो उसको मेंटेन करना, ये किसका रिस्पांसिबिलिटीज है? किसकी दायित्व है? राज्य की। ऐसी कोई वस्तु है, जैसे बहुत सारी चीजें मेटल की हैं, जैसे जो साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे राजा रहे हैं जो मंदिरों में मेटल के मूर्तियां बनाते थे, उन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में है। कभी कभी क्या करते हैं, जो स्मगलर्स होते हैं, उन मूर्तियों को क्या करते हैं? ले जा करके कहीं बाहर बेच देते हैं। तो इस तरह की जितनी भी, चाहे वो कलात्मक हो, ऐतिहासिक हो, इन सारी चीजों को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, संरक्षित करना है। ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? राज्य। आपकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है? जहाँ पे टहलने जाएं तो देखिए, अक्सर देखिए जहाँ पे आप टहलने लोग जाते हैं तो कोई दीवार पे कुछ लिख देता है, कुछ लोग पान पुड़िया खा के देखते हैं दाएं बाएं कोई है तो नहीं, तुरंत दीवार जो है नीली पीली कर देते हैं। भाई कलर के आते हैं, क्या उठ के आते हैं, बहुत सारे उठ के आते हैं, कोई नीला, कोई पीला, कोई गुलाबी, कोई हरा, जैसे मौका देखा और तुरंत जो है लाल पीला हरा कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आने की जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, चाहे किसी रूप में, देखो जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसका एक कला है, अलग बनाने का है। आपके यहाँ जो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ होती हैं, द्रविड़, बेसर और नागर शैलियाँ, इन शैलियों के मंदिर कितने अच्छे हैं, चाहे अजंता की गुफाएं हों, काटरी की हों, एलिफेंटा की हों, या सांची का स्तूप हो, इस तरह की जितनी भी ऑल थिंग्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको संरक्षित करना, एक खराब ना हो, कोई इसको बेचे ना, कोई इसको तोड़े ना, इससे प्रोटेक्ट करना राज्य का क्या है? धर्म है, कर्तव्य है। उसके ऊपर यह एक इंस्ट्रक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया गया? इम्पोज किया गया। यस, क्लियर? इसके बाद आर्टिकल 50 की बात करेंगे हम। 49 क्लियर? यस सर। आर्टिकल 50 देखिए, आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होगी? कार्यपालिका
और न्यायपालिका अलग होगी कि एक ही में अलग होगी? होंगे। दोनों क्या होगी? अलग अलग हो। अगर मान लीजिए एक ही में हो तो क्या दिक्कत है? एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 49 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, लिखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। लिखिए आर्टिकल 49 कार्यपालिका का न्यायपालिका से 50 है सर। आर्टिकल 50 तो है। 49 अच्छा सर, आर्टिकल 50 कार्य लिखा तो है 50 तो लिखा है। हाँ बोल तो देखो लिखा है। अच्छा हमने बोल दिया, ठीक, कोई नहीं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब इसमें लिखिए राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए सरकार कदम उठाएगा। लिखिए करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। देखिए आपकी गवर्नमेंट की सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। एक को हम लोग न्यायपालिका कहते हैं, एक को हम कार्यपालिका कहते हैं और एक को हम लोग विधायिका। ये हमारे गवर्नमेंट के सरकार के 3 पिलर या 3 ऑर्गन्स हैं। अब देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगी। संविधान में सबके लिए अलग कार्य डिफिनेट किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं। विधायिका का काम है देश के लिए कानून का निर्माण करना। विधायिका का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना, इन कानूनों को लागू करना। इन कानूनों को लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका का। अगर इन कानूनों को गलत तरीके से इम्पोज किया गया या कानून का उल्लंघन किया गया, उस केस में न्यायपालिका क्या करेगी? दंड देने का प्रावधान करेगी। या अगर आपके फंडामेंटल राइट का या अदर लीगल राइट का वायलेशन होता है तो आप किसके शरण में जाएंगे? न्यायपालिका के शरण में जाएंगे। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया, एक कर दिया गया, तो क्या कार्यपालिका के कृत्य के खिलाफ आप कहीं जा सकते हैं? नहीं। कहाँ जाएंगे? जब दोनों एक ही हैं, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, चोर चोर नौशेरे भाई, तो आप जाएंगे कहाँ? इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को संविधान में न्यायपालिका से अलग रखा गया है, पृथक रखा गया है, जिससे आपकी जो न्यायपालिका है यह संविधान की रक्षा कर सके। हम लोग गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है? न्यायपालिका को। क्यों? क्योंकि अगर कोई कानून विधायिका बनाती है, आपकी सरकार अगर कोई कानून बनाती है, अगर वह कानून आपके फंडामेंटल राइट या आपके लीगल राइट या संविधान के प्रावधानों के अगेंस्ट है, तो न्यायपालिका आर्टिकल 13 क्लास 2 के तहत जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस कानून को क्या घोषित कर देती है? शून्य घोषित कर देती है। इट मीन्स वो कानून लागू नहीं होगा। इसलिए कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना आवश्यक है। अगर अलग नहीं होगा तो आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन कौन करेगा? अगर आपको पुलिस बंद कर देगी, आपके अधिकारों का वायलेट करेगी, आप कहाँ जाएंगे? इसलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से इंडिपेंडेंट और पृथक रखा गया है कि जिससे अगर ये कोई गड़बड़ करे तो ये क्या कर देंगे? उसको ठीक कर।
तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या कर दे, पृथक कर दे। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पीसीएस में आया था, संसदीय कथन और कारण में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की क्या विशेषता होती है? संसदीय सरकार। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि संसदीय सरकार का विशेषता कथन और कारण में था। देखिए बेटा, संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका होती है, यह अपने कार्य और नीतियों के लिए, लिख लीजिए संसदीय सरकार, एक लाइन लिख लीजिए। इस बार पीसीएस में आया था, आईएएस 2014 या 15 में पूछा था। लिखिए संसदीय सरकार। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। क्लियर? अच्छा, ये पूछा गया है। ऐसा रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है बेटा? जवाबदेह का मतलब क्या होता है? जवाब देना, मतलब उत्तर कि इस चीज को जवाब देना। हाँ, मतलब कैसे होता है? किसी भी गलत कार्य में अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है, उसका जवाब देने के लिए संसद सक्षम हो। संसद नहीं, सरकार सक्षम हो। सही बता रहे हो तुम, तुम्हारा थोड़ा सा इधर कर दे रहे हो, बात तुम्हारी सही है। इनके कहने का मतलब यह है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो सरकार से सवाल जवाब किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगी, वह क्या होगी? उसके लिए वह जिम्मेदार होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। यस सर, ठीक बात। ठीक, अब आर्टिकल 51, तो ये रहा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि किस आर्टिकल में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, तो क्या बताएंगे? आर्टिकल 50। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 51 की, आर्टिकल 51 की हम लोग बात करेंगे। इसको लिख लीजिए जरा, आर्टिकल 51। हालांकि मैंने भेजा तो था, लिखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसमें ABCD करके है, लिख लीजिए ABCD, चाहे क ख ग घ बात देखी है। क्या वाले में लिखिए? फर्स्ट वाले में लिखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का अब बी लिखिए, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और बी, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। अब लिखिए सी, बनाए रखने का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,
सी लिखिए आगे। संगठित लोगों के एक दूसरे से, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि और संधिबाध्यताओं को, अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति, संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, आदर अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। नेक्स्ट डी लिखिए। अंतरराष्ट्रीय विवादों के, अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम, मध्यस्थ जानते हैं, मीडिएटर, मध्यस्थम द्वारा या मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए, मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रयास करेगा, मध्यस्थता द्वारा निपटाने का प्रयास करेगा। ठीक, ये सब का छोटा तो नहीं, ये सब स्टेट पे मतलब हाँ राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें पहला है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। पहला है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। इसका क्या मतलब है? शांति का मतलब किसी भी देश को, देखो हम लोग सत्य अहिंसा, Yes, sir. हम लोग बुद्ध और गांधी के देश के नागरिक हैं। यस सर, जो हम लोग विश्व शांति की बात करते हैं, वर्ल्ड पीस की बात करते हैं, हम लोग अहिंसा की बात करते हैं, हम लोग हिंसा की नहीं अहिंसा की बात करते हैं। विश्व शांति और पूरे विश्व को एक कुटुंबकम, एक परिवार मानते हैं कि मेरा विश्व क्या है, एक परिवार है। तो भारत हम स्टेट, राज्य ऐसा कोई कृत्य या कार्य नहीं करेगा जिससे विश्व की शांति और सुरक्षा को क्या हो, खतरा हो। हम जो भी करेंगे, जो भी काम करेंगे वो ऐसा करेंगे जिससे इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में क्या हो, वृद्धि हो। यस सर, हम ऐसा कोई काम या ऐसा कोई एक्ट नहीं करेंगे जो विश्व के मानव को या इस सिविलाइजेशन के या लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो। हम जो भी अपना, चाहे परमाणु हथियार हो या कोई वेपन्स हो या इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं, जो भी हम करेंगे वो अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे। और भारत की हमेशा नीति रही है, या आज तक पूरा इतिहास गवाह है कि हम लोगों ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। हमारे पड़ोसी देश, छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे लंका हो, चाहे मालदीव हो या अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये हमारे नेशन अगल बगल के छोटे छोटे देश हैं। भारत ऐसा कोई कृत्य नहीं करता है कि इन देशों में कोई क्या हो, अशांति फैले। जैसे भूटान के साथ हमारी फ्रेंडशिप, मित्रता संधि है, इसके बाद नेपाल के साथ है। नो डाउट कुछ संबंधों में उतार चढ़ाव आए हैं, ये अलग बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, लिप्टे, जो राजीव गांधी मारे गए थे, जिसमें जो कि एक जाफना प्रायद्वीप है लंका में, वहां पे भारतीय मूल के लोग जाकर के बस गए। फिर वहां की लंका की सरकार ने राजीव गांधी गवर्नमेंट से हेल्प मांगा, तो हमने अपनी क्या भेजी, शांति सेना भेज दी। शांति सेना और जो यूएनओ की सेना है उसमें भारत के भी लोग अपनी सेवाएं देते हैं। जहां पे वर्ल्ड में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भारत की आर्मी यूएन की सेना के अंडर के साथ काम करके, कोऑर्डिनेशन करके विश्व में शांति स्थापित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। यानी कि हमारा काम लड़ाई झगड़ा बवाल करना नहीं है।
हम ऐसा काम करेंगे जिससे विश्व में शांति और सुरक्षा बनी। क्लियर? बात आते हैं बी। बी वाले में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए नहीं बताया तो हो गया। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंध। हाँ, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत संबंध बनाए रखना। जैसे चाहे नेपाल हो, भूटान हो या दुनिया का कोई भी देश हो, तो एक चीज हमारे यहाँ पंचशील सिद्धांत आप लोग सुना होगा कि हम किसी दूसरे देश के राजनीतिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसकी संप्रभुता का सम्मान करेंगे, उस पर कोई एग्जिस्टेंस जैसे कहते हैं जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। ये हमारे क्या है? पंचशील सिद्धांत है। मतलब राष्ट्रों के साथ हम न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करेंगे। जैसे हम किसी देश के साथ, जैसे नेपाल ही है या भूटान ही है, जब हम अपना वहाँ बिजली के लिए पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसको एक सम्मानजनक एक ट्रीटी या संधि के तहत लगाते हैं कि भाई इसका बेनिफिट होगा, इतना परसेंट आप लोगे, इतना परसेंट हम लेंगे। तो जो हमारे रिलेशन है, संबंध है, वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। चाहे वो ट्रेड का मामला हो, चाहे कोई चीज इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो। ऐसा नहीं कि हम पावरफुल हैं तो दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करें, ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर हम पावरफुल हैं, ताकत हमारे पास है, तो हम किसी पड़ोस वाले देश के साथ ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे कि उसके सम्मान में या उसके बराबरी में ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। हम संबंध जो रखेंगे वो सम्मानपूर्ण रखेंगे, विद रिस्पेक्ट रखेंगे। लेकिन होता है ऐसा काम, जब आदमी के पास ताकत आ जाती है तो वो फिर उल्टा करने लगता है। लेकिन भारत कर ऐसा नहीं करता है, ये हम ऐसा काम कोई नहीं करते। अगला पॉइंट क्या होगा? संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने। हाँ, जैसे आपका यूएनओ है, ये सर, ठीक है, या जितने भी चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियाई विकास बैंक हो, चाहे बिम्स्टेक हो, जितने भी वर्ल्ड के, चाहे संघाई सहयोग संगठन हो, चाहे क्वाड हो, जितने भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम कहीं के मेंबर हैं या किसी ट्रीटी के तहत हमने साइन किया है, जैसे प्रोटोकॉल, कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिड्यूस करना है, अगर हम किसी संधि किए हैं, कोई करार किए हैं, उन संधि की बाध्यताओं को यानी कि उसके रूल एंड रेगुलेशन को हम लागू करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक, अगर यूएन के अंडर में हम कोई काम कर रहे हैं, उनके साथ कोई हमारी ट्रीटी है, कोई संधि है, कोई एग्रीमेंट है, चाहे वो बायलैटरल हो, जैसे हम सिंधु नदी के साथ पाकिस्तान के साथ समझौता है कि इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों का 20% वाटर हम यूज करेंगे, 80% वो करेगा, और सतलज रिवर का 80% हम यूज करेंगे और 20% पाकिस्तान को देंगे। तो अगर हमारी कोई इस तरह की, चाहे वो बायलैटरल हो, चाहे मल्टीलेटरल हो, या पूरे विश्व के साथ अगर कोई संधि है, कोई ट्रीटी है, उन संधियों के हिसाब से हम काम करेंगे। उन संधियों के या इंटरनेशनल लॉ के विधियों का हम रिस्पेक्ट करेंगे। है बात समझ में? उसका वायलेशन नहीं करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट क्या है बेटा? अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा, अगर अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद है, याद करिए, एक ताशकंद समझौता, ताशकंद जिसमें शास्त्री जी गए थे। पहले ताशकंद रूस का पार्ट था, अब तो अलग अलग रूप के अलग हो गए। पहले कहाँ था ये? रूस में ताशकंद, अब तो अलग पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में हो गया, अलग अलग नेशन, छोटे छोटे राज्य बन गए, तो अब उज्बेकिस्तान में चला गया। तो ताशकंद समझौता हमने क्यों किया था? जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ 65 में, उसके बाद ताशकंद समझौते हुए कि अगर कोई मसला हमारा है, अगर कोई इशू है, कोई झगड़ा है किसी के साथ, अन्य देश के साथ, तो तीसरे की मध्यस्थता से हम काम करेंगे। जैसे मान लो ये दोनों लोग लड़ गए, अभी आई बहन जी बीच बचाव कर, अरे भाई बहन मान जाओ, क्या बात है, तो दोनों आपस में कंप्रोमाइज करा दिया, कुछ बात इनकी मान ली गई, कुछ बात इनकी मान ली गई। यही सेम सिचुएशन वर्ल्ड लेवल पे होता है। जैसे ट्रम्प कह रहे थे कि हम जो है रसिया
और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करा देंगे। जैसे ट्रंप ने कहा कि भाई भारत में सीज फायर हमने करवा दिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार छिड़ रहा था उसका हमने सीज फायर करवा दिया, यानी कि हमने क्या किया, मध्यस्थता कर दी। मतलब इसका मध्यस्थता का मतलब अगर दो लोग लड़ रहे हैं आपस में तो उसको हम कैसे हल करेंगे, किसी मीडिएटर के जरिए, या नहीं भी लड़ रहे हैं, अगर किसी नेशन के साथ हमारा कोई मनमुटाव है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको लड़ेंगे नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के मध्यस्थता को मानते हुए, उसकी बात को मानते हुए उसे हम कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि लड़ाई हमेशा निगेटिव रिजल्ट देता है। कभी लड़ने से आज तक दुनिया में किसी का भला नहीं हुआ है, चाहे ह्यूमन मानव ने अपना जीवन खोया या लोगों ने, किसी भी तरह से कैजुअलिटी हमेशा होती है, और लड़ाई से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, आना होगा, लेकिन फिर भी इंसान लड़ता है। तो जितने भी इंटरनेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारे विवाद हैं, कोई भी एग्रीमेंट टूटता हो या कुछ ऐसा होता हो, हम किसी तीसरे के मध्यस्थता से क्या करेंगे, उसको साझा कर लेंगे, लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। क्लियर? अब डालिए हेडिंग आप लोग, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आज का टॉपिक है। ये 3 रह गए थे कल, बारिश हो रही थी तो लोग जल्दी जल्दी में सर तो 10-5 मिनट और खत्म हो गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए बेटा, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के किस भाग में है, बताओ भाई। भाग पूछ रहे 8 4 में तो देखिए, 3 में तो फंडामेंटल है, 4 के काम, 4 के हाँ 4th ए, बिल्कुल सही बात, 4th ए में है। ए कहिए चाहे क कहिए, बात देखिए 4th ए में है। अब हम बात करेंगे ये किस अनुच्छेद में है, अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल 51 ए में है। 51 में तो अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात की है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये 51 ए में है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, पहले 10 जोड़े गए, फिर 1 जोड़ा गया, यानी कि कुल कितने हैं, 11 हैं। देखिए यह मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं था, मूल रूप से आने जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रावधान नहीं था। इसको स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति के रिप्रेजेंटेटिव स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1976 में, और स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए। कितने जोड़े गए, 10। फिर 2002 में, फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे, कैसे 14 तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना माँ बाप का क्या होगा, कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा, इसको जोड़ा गया। ठीक, एक ये जोड़ा गया। अब कितने हो गए, 11। ठीक, क्या हम फंडामेंटल ड्यूटीज को, चाहे अगर इसको कोई पर्सन वायलेट करे तो क्या हम उसके खिलाफ, या सरकार वायलेट करे तो क्या यह न्यायालय के परिवर्तन है?
इज एनफोर्सेबल बाय लॉ और नॉट? नहीं है। लिख लीजिए, यह मौलिक कर्तव्य न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय या लागू नहीं होगा। ये कहां से लिया गया था? मौलिक कर्तव्यों को कहां से हम लोग लिए थे? पूर्व के सोवियत संघ के, जिसे हम रूस कहते हैं। ये प्रावधान कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है और फिर रूस से लिया गया है। अच्छा, ये बताइए आखिर इसको क्यों जोड़ा गया? इसके पीछे जोड़ने का मकसद क्या था? Why fundamental duties in our constitution? भाई मूल रूप से तो नहीं था। संविधान मेकर ने संविधान राज्य के लिए तो इंस्ट्रक्शन के रूप में डीपीएसपी को जोड़ दिया, फंडामेंटल राइट के रूप में आपको फंडामेंटल राइट मिल गया। लेकिन आखिर ये प्रावधान क्यों नहीं जोड़े गए? तो संविधान मेकर ने उस समय नहीं समझा, जरूरत नहीं समझी। भाई इसकी भी कभी जरूरत पड़ेगी कि लोगों को हमें उसके कर्तव्य भी याद दिलाने पड़ेंगे कि अगर आपके अधिकार है तो आपके पास कुछ ड्यूटीज भी है, ये दिलाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसकी कंडीशन ऐसा क्यों हुआ। एक बात है इमरजेंसी के समय जब इंदिरा गांधी ने किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर इन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। उस दरमियान क्या हुआ? नेताओं को पकड़ करके जेल में बंद किया गया। उसके पीछे का इतिहास जानने क्या है। एक राज्य है जिसे गुजरात कहते हैं। गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। इसकी सरकार थी कांग्रेस, 74-75 की बात हो रही है। उसमें वहां कांग्रेस की सरकार थी। लोगों ने जैसे जब इंदिरा जी आई थी जब चुनाव में, क्या आपको याद होगा कि 78 जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी और मुरारी देसाई क्या बने? प्रधानमंत्री बने। हालांकि 2.5 साल के बाद खत्म हो गए। फिर 80 में चुनाव हुआ। जब 80 में चुनाव हुआ तो इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ, रोजगार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा। चुनाव तो सरकार ने लड़ लिया, चुनाव जीत भी गए, फुल फेज मेजॉरिटी से सरकार आ गई। लेकिन जो जनता की समस्या जैसे तब थी वैसे अब भी थी। मेन मुद्दे थे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। ये जो 3 मुद्दे थे, और भी मुद्दे थे, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा समस्या खड़ी थी वह बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। इसके क्या होता है, गुजरात में सरकार के खिलाफ लोग बगावत करना शुरू कर देते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के गुजरात राज्य में लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ लोग उतर गए, सड़कों पे उतर गए। उसके बाद वहां की सिचुएशन को संभालते हुए इंदिरा गांधी ने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया, क्योंकि सरकार कांग्रेस की ही थी गुजरात में और सेंटर में भी इंदिरा गांधी बैठी हुई थी। तो अपने ही सरकार को इन्होंने क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, भंग करवा दिया, प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश कर दी। अब यहाँ लग गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के बाद जब यहाँ चुनाव कराया गया तो कांग्रेस चुनाव हार गई और जनता दल उसमें थी, सरकार बनाई। और यह आग, गुजरात की ये आग बिहार तक पहुंच गई। जब एक राज्य में मूवमेंट होता है इसका इफेक्ट, गुजरात का इफेक्ट बिहार तक पहुंच गया। बिहार में भी जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होंगे। यस सर। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और भी नेता थे, इनके नेतृत्व में वहां पर भी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। लेकिन इंदिरा गांधी ने गुजरात से सबक ले लिया था कि एक सरकार को हमने तो डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल लगवा दिया था, दोबारा उस राज्य को हम रिटेन नहीं कर पाए। इन्होंने बिहार में अपनी सरकार को नहीं बदली, वहां प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, वहां पे उसके बदले में क्या लगा दिया गया? आंतरिक अशांति के आधार पर कि लोग सरकार के खिलाफ बगावत करना शुरू कर रहे हैं, इसलिए आंतरिक डिस्टरबेंस के आधार पर उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया।
और जितने भी नेता मूवमेंट में शामिल थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया और उनको 3rd डिग्री जितना भी किया गया, मारा पीटा गया, बंद किया गया, सारी चीजें। तो उसी समय में लोग तोड़ फोड़, आगजनी, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। अब लोग क्या होता है हड़ताल में, क्या होता है मूवमेंट जब क्या लोग जाते हैं, बस फूंक दो, ट्रेन फूंक दो, शीशे तोड़ दो, ये तो करते हैं लोग। ये हुआ कि आखिर जो राष्ट्रीय संपत्ति है इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तब यह महसूस किया गया कि लोगों के पास अगर अधिकार हैं उनकी ड्यूटीज भी उनको याद दिलाई जाए और इसके लिए स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी ने एक कमेटी बना दिया। उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये आपके मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया। क्लियर? चलो कुछ लिख लो। समय बड़ा तेज भागता है, 44 मिनट हो गया, घड़ी को ही पकड़ लो तुम लोग, आगे ही ना बढ़े। समय बड़ा तेज भागता है। लिखिए मौलिक भारतीय संविधान में, लिखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान को 42वें प्रावधान को स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42 स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 4th ए जोड़ा गया जिसके अंतर्गत 4th ए बेटा यहाँ देखो लिखा है 4th ए, ऐसे लिखिएगा रोमन अंक में, 4th ए या 4th का जोड़ा गया जिसके अंतर्गत पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत पहले 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। पूर्ण विराम 2002 में 86 वे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना माँ बाप का कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना माँ बाप का कर्तव्य को जोड़ा गया। कुछ किया क्या? जोड़ा गया। वर्तमान में कुल, आगे बढ़ा लीजिए, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे लिखिए बेटा, मूल संविधान में मतलब जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था।
कोई उल्लेख नहीं था। इसे बाद में रूस के संविधान से प्रभावित होकर जोड़ा गया। इसे बाद में रूस के संविधान से प्रभावित होकर जोड़ा गया। ठीक, आगे लिख लीजिए। मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते। मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते, अर्थात मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन में मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते, अर्थात मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन में मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर, ऐसे लिखो, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में नहीं जा सकते। आए बात समझ? यहां तक हो गया? सब लोगों ने लिख लिया? अब लिखिए, अब एक एक करके मौलिक कर्तव्य लिखते जाइए। मौलिक कर्तव्यों की सूची डालिए। मौलिक कर्तव्यों की सूची, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों की सूची। पहला लिखिए, ए बी करके लिखोगे, चलो 1 लिखो, नंबर 1 लिखो। आगे ऐसे लिखो, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह हम पहला, यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, नंबर 1 लिखिए, संविधान का पालन करे। संविधान का, हाँ नंबर 1, हाँ अब लिखिए ए लिखो, चाहे 1 ही लिख लो, 1 लिख लो, लिखो। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। एक और लिख लीजिए, फिर 2 इकट्ठा समझाते हैं। एक और लिखिए, सेकंड नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को स्वतंत्रता, एक बार सुने प्लीज, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। संजोए रखें और उनका पालन करें। चलिए अब हम एक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या बोला? संविधान का क्या करना है? संविधान का पालन करें। ना करें तो भाई संविधान का पालन हमें करना है, ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आपके जब वो पढ़ाया गया होगा प्रियम्बल, यस सर। उसमें लिखा होगा भाईचारा, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखें। तो जो संविधान के आदर्श हैं, आइडियल्स हैं, उसे हमें क्या करना है? फॉलो करना है। संविधान का हमें पालन करना है, यानी कि हमें ऐसा कोई कृत्य नहीं करना है जो संविधान के प्रावधानों के क्या हो, अनगेंस्ट हो। अगर कोई पर्सन ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट भी होता है। तो हमें संविधान का क्या करना है? पालन करना है। और आगे क्या लिखा है? उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान हाँ, का आदर। अब अपने राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का क्या करें? आदर करें। आदर करें। अब जैसे मान लीजिए राष्ट्रगान कहीं बज रहा है तो क्या खड़ा होना जरूरी है? इट इज नेसेसरी टू स्टैंडिंग व्हेन नेशनल एंथम। कर्तव्य के अनुसार जरूरी है, अगर आप नहीं हो पाते तो कर्तव्य ना हो पाए तो फिर उसकी कर्तव्य तो है, लेकिन अगर हम ना पालन करें तो बज रहा है तो उससे कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, बस आपकी नहीं। मतलब ये है कोई एक्शन तो नहीं है। यस सर। लेकिन यह आपका, यह आपके ऊपर एक ड्यूटीज है संविधान के द्वारा कि आप अपने राष्ट्रगान का आदर करें। आपकी नैतिक भाई सवाल ये है कि कोई जरूरी नहीं है अगर हम किसी का खड़े हैं तभी उसका रिस्पेक्ट करते हैं। यस सर। क्या बैठ करके हम किसी का आदर नहीं कर सकते? मान लो हम खड़े हो गए और ना रिस्पेक्ट करें तो खड़े होने का मतलब ये नहीं होता है। आपको रिस्पेक्ट करना है, चाहे बैठ के करें या खड़े हो। कहीं ये कंपलसरी नहीं है कि राष्ट्रगान बजने पे हमें खड़ा ही होना है, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन हो जाए तो अच्छा। आपका फ्लैग है, झंडा है, उसका रिस्पेक्ट करिए, उसको फाड़िए नहीं, उसको फेंकिए नहीं, उस फ्लैग को सुरक्षित रखिए और आदर्श के, संविधान के आदर्शों का पालन करें। ये भी तो लिखा है। तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? समाजवादी भाई ये तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आइडियल्स क्या है हमारे संविधान के? एकता और अखंडता। चलो भाई, एकता, अखंडता, भाईचारा, समरसता, यही तो है। इसी सेकुलरिज्म, पंथनिरपेक्षता, कि हमें भाईचारे के साथ रहना है, प्रेम के साथ रहना है। लेकिन ये कहने सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ हो जाता है गड़बड़। यहाँ कम्युनल राइट, वहाँ राइट, ये हमारा वो तुम्हारा, हम छोटे तुम बड़े, बहुत तरह की ऐसी चीजें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सबको बराबरी का दर्जा दें, सभी लोग प्यार से रहें, ऐसा आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपसे अपेक्षा करता है बात समझ में? दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों। आप यहाँ जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता के लिए मोटिवेट करने वाले, प्रेरित करने वाले। अब जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। गांधी जी कहते थे एक गाल पे मारा है तो दूसरा भी कर। ये तो आइडियल है। अब हमें उधर जाना है कि इधर जाना है? धर्म संकट में हम पड़े हैं भाई। अभी हमें कौन वाला गांधीगिरी करनी है कि सुभाष चंद्र बोस वाला करना है? भाई दोनों आइडियल से भाई, उनके हो सकता है साधन अलग हो, लेकिन मतलब तो एक ही था। अरे गांधी जी का भी मतलब था देश इंडिपेंडेंट हो, और सुभाष चंद्र बोस जी का भी मतलब था देश हमारा आजाद हो। तरीके अलग अलग थे। तो गांधी जी का कहना था कि जो साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। यस सर। दोनों क्या होने चाहिए? पवित्र होने चाहिए। उन गांधी जी का कहना था कि हम गलत करके अच्छा नहीं कर सकते हैं। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा ही करें। यस सर। गलत तरीके से अच्छाई की तरफ हम नहीं जाएंगे। ये अपने गांधी जी के सत्य अहिंसा की बात करते थे। गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट था? सत्य और अहिंसा। उस पर सिद्धांत पे गांधी जी चलते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कहते थे जैसे मिल जाए ठीक है, नहीं अगर दोगे तो हम छीन लेंगे। दोनों के आइडियोलॉजी में क्या है? फर्क है। इनकी आइडियोलॉजी अलग, इनकी आइडियोलॉजी अलग, लेकिन दोनों का मतलब या मीन्स या एंड या मोटिव एक था। देश को हमें क्या करना है? अंग्रेजों से आजाद कराना। जो हमारे संविधान के कुछ आइडियल्स हैं, सत्य, अहिंसा, भाईचारा, इसको हम क्या करें? बनाए रखें। आगे भी कुछ लिखा है।
जी सर। प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और उनका पालन करें, दिल में जगह दीजिए। यस सर। अब लेकिन दिल में किसको किसको जगह दी, विविध समस्या है। यस सर। ठीक भाई, उसको अपने दिल में जगह दीजिए। उसको मतलब दिल में जगह देने का मतलब उसके प्रति आपका सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए, इसका मतलब ये। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा लिखो बेटा, भारत की संप्रभुता। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें और उसे अक्षुण्ण रखें। लिख लिया सब लोगों ने? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उससे अक्षुण्ण, अक्षुण्ण का मतलब जो क्षीण ना हो। यस सर। सही है भाई? यस सर। अक्षुण्ण गलत। गलत। क्या होगा अक्षुण्ण का? अक्षुण्ण एक रह और रहेगा। यस सर। अब सुनिए, अक्षुण्ण, अक्षुण्ण रखिए। अब देखिए भारत की संप्रभुता, तो संप्रभुता आप लोग जानते हैं। यस सर। सॉवरेनिटी मतलब ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपका राष्ट्र, आपका नेशन टूटने के कगार पे आ जाए। आई बात समझ में? यस सर। जैसे नेटलाइट को बढ़ावा ना दिए, यस सर। नक्सलवाद को, नक्सलवाद। या ऐसा कोई देश विरोधी काम ना करिए कि जिससे हमारा नेशन खतरे में आ जाए। यस सर। ठीक है, हमें अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है, उसे अक्षुण्ण रखना है। पूरा भारत एक, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। होल इंडिया यानी कि पैन इंडिया, ऐसा हमें कोई काम नहीं करना है कि जिससे हमारे देश के टुकड़े हो। हमें पूरे देश की एकता अखंडता को क्या करना है? बनाए रखना है। हमें भाईचारे के साथ रहना है। हमें ऐसा कोई देश विरोधी काम नहीं करना है। हमारी अगर सरकार से ओपिनियन या मान लीजिए मत में डिफरेंस है, यस सर। सरकार कुछ और करना चाहती है, हमारी डिमांड कुछ और है, उसको हम संवैधानिक तरीके से डिमांड करें। ऐसा नहीं कि हम देश में सरकार के खिलाफ बगावत कर दें। भाई अलग अलग देशों में देखिए, चाहे नेपाल रहा हो, चाहे बांग्लादेश रहा हो, चाहे पाकिस्तान रहा हो, चाहे श्रीलंका रहा हो, मालदीव रहा हो, इन देशों में कभी न कभी तख्तापलट जरूर हुआ। सरकारें बर्खास्त कर दी गई, मंत्री दौड़ा दौड़ा के मारे गए, प्रधानमंत्री इन देशों में दौड़ा दौड़ा के मारे गए, यहाँ तक कि शेख हसीना भाग करके भारत आई। हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमारी सरकार के साथ डिफरेंसेस है, इसका मतलब हमें देश की शासन पद्धति को अस्थिर नहीं करना है। ठीक है, नहीं सरकार अच्छा काम करे बदल देंगे, दूसरे को चुन लेंगे, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे देश की एकता अखंडता खतरे में हो, भारत की संप्रभुता खतरे में। तो हमें अपने देश की संप्रभुता को, एकता अखंडता को बनाए रखना है, अक्षुण्ण रखना है। क्लियर? वरना टूट करके हम लोग क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। अगला लिखिए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, देश की रक्षा करें और आह्वान, बुलाए जाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब समझिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग इजराइल से लेंगे। इजराइल क्या बेटा? अच्छा, दिक्कत हो रही है। इजराइल में यहूदी रहते हैं, यह यहूदियों का देश है।
तो जब इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया शुरू में ना, Yes, sir. हमास इज ए टेररिस्ट ग्रुप, तो हमास ने हो सकता है भाई उनके लिए ना टेररिस्ट Yes, हो, sir. खैर एनीवे उनकी प्रॉब्लम है। तो जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो जितने भी इजरायली दुनिया के अन्य देशों में थे, Yes, sir. विभिन्न देशों में थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे अपने वतन लौट आए। कहाँ लौट आए? अपने देश वापस आ गए। आने की जब हमारे नेशन के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कोई खतरा हो, कहीं से किसी तरह की कोई खतरा हो, चाहे कोई विदेशी अटैक करे, आतंकवादी हमला हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, अगर हमारा देश संकट में है तो हमें आह्वान किए जाने पर या नहीं भी अगर किया गया है तो भी हमें अपने नेशन के साथ खड़े रहना है। जहां हमारी जरूरत हो, लड़ना हो तो लड़ेंगे, मरना होगा तो मरेंगे। आने की नेशन फर्स्ट, Yes. जब देश रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे। Yes, sir. अपने राष्ट्र की क्या करें? रक्षा करें। यह प्रत्येक नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। आह्वान किए जाने पर सेवा करें। अगर आपको बुलाया जाता है, कॉल किया जाता है तो देश के साथ खड़े रहिए। नहीं भी बुलाया जाता है तभी भी हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे हमारा नेशन, हमारा देश किसमें हो? खतरे में हो। इसका एग्जाम्पल इजराइलियों से सीखिए। इजराइल अच्छा है बुरा है इससे मुझे मतलब नहीं, Yes, sir. लेकिन उनकी देशभक्ति देखिए कि अगर दुनिया में कहीं भी है, वो 40-40, 50-50 साल के हैं, तब भी वो चले आए लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र के ऊपर क्या है? खतरा है। हमारे अस्तित्व पर खतरा है। अगर हम एक नहीं होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे तो यहाँ हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। Yes, sir. इसलिए सारे यहूदी क्या हो गए? इकट्ठा हो गए इजराइल में। ऐसे ही अगर हमारे देश के ऊपर कोई खतरा है, हमारे नेशन को कोई खतरा है, तो हम सब भारतीय एक साथ मिलकर के उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और उसे लड़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर? नंबर 5 लिखिए। आह्वान का मतलब कहना, बुलाना। हाँ, टू कॉल या कहना, आह्वान करना। कहते हैं दिल्ली चलो, यह क्या हो गया? एक आह्वान। चलिए आगे लिखिए बेटा। 5 नंबर, भारत के सभी लोगों में समरसता। भारत के सभी लोगों में समरसता लिख लेंगे ना। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, समान भाईचारा समझते हैं? जी सर। यहाँ लिखा है, देख करके लिख लीजिए, गलत मत भ्रातृत्व, सही है. प्रेम, भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी, या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, कामा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्या छूट गया भाई? भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, कामा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब बात आती है समरसता का मतलब क्या होता है। बताओ भाई, समरसता का मतलब क्या है? समरसता का मतलब दूसरों की गद्य का सम्मान करना।
देखिए, जैसे आप लोगों को पता है हमारे अभी इंडिया में अलग अलग राज्यों की भाषाएं अलग, यस सर, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, कल्चर संस्कृति अलग, सब कुछ अलग अलग है। हमारे धर्म अलग, हमारे मजहब अलग, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई धर्म ना मानने वाले नहीं। तो आने की आपस में हम सभी लोग समरसता का मतलब कि प्रेम भाव से क्या करें, एक साथ जीवन व्यतीत करें। ऐसा कोई काम ना करें जैसे हमें अपने धर्म, अपने धर्म, भाषा या प्रदेश के भावना से ऊपर उठ करके, जैसे अभी एक बार बवाल हुआ था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र वाले कहते थे महाराष्ट्र मराठियों का है, असम असमियों का है, पंजाब पंजाबियों का है। तो हमें इस भावना से ऊपर उठना है, हमें ये नहीं करना है। हमें ऐसा काम करना है जो वर्ग आधारित ना हो, जो आपस में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर से ऊपर उठना है। पहले हम सब भारतीय हैं, फर्स्ट वी आर इंडियन। उसके बाद हम लोगों की जात, हम लोगों के धर्म, हम लोगों के मजहब अलग अलग हैं, लेकिन हम पहले क्या हैं, भारतीय हैं। तो हमें इस तरह से रहना है, इस प्रेम के साथ रहना है, इस समरसता के साथ रहना है कि भले ही हम लोग अलग धर्म हैं, अलग कल्चर है, अलग बोली है, अलग भाषा है, अलग पहनावा है, अलग खान पान है, सारी चीजें हमारी अलग हैं, फिर भी हमें इस तरह से रहना है जो वर्ग से, धर्म से क्या हो, ऊपर यानी कि हम पहले भारतीय हैं, हमें आपस में प्रेम के साथ रहना है। दूसरी चीज, ऐसी प्रत्येक प्रथाओं का त्याग करिए, ऐसी प्रत्येक प्रथाओं का त्याग करिए जो स्त्रियों के सम्मान में, रिस्पेक्ट को कम करता है। जैसे पहले प्रथा की सती प्रथा, जानते हैं? सती प्रथा, आजकल दहेज प्रथा चली रहा है। दहेज प्रथा, हालांकि 1961 में दहेज प्रथा को लागू किया गया कि लेना देना जुर्म है, लेकिन तब भी चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं समाज में जो स्त्रियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो ऐसी प्रत्येक प्रथाओं का हम क्या करेंगे, त्याग करेंगे। इन प्रथाओं का त्याग करेंगे जिससे स्त्रियों के भावना या उनके रिस्पेक्ट में कोई कमी ना आए, ठीक। ये बात अलग है कि आप बोरे में मिले हैं, क्यों? ये बात अलग है कि आप बोरे में नहीं। अब देखो सती प्रथा में क्या था, अगर किसी की स्त्री है, अगर कोई, समझिए इसको, अगर किसी की पति है, अगर उसकी डेथ हो जाती है डेथ, तो उस स्त्री का क्या रोल है, कोई मतलब नहीं है भाई। जिसको ऊपर वाला चाहेगा जिनका, वो रहेगा, नहीं चाहेगा नहीं रहेगा भाई। हमारी लाइफ हमारे हाथ में थोड़ी ना है। कहते जितना चाबी भरे हैं राम जी, उतना चले खिलौना। तो जब तक इसका जितना लिखा है उतना वो जिंदा रहेगा। अगर किसी भी स्त्री का अगर पति मर जाता है तो क्या उसके जीवन जीने का अधिकार को छीन लिया जाए? नहीं। अब क्या होता था, जैसे स्त्री मरती थी पति, वैसे स्त्री को उसके चिता डेड बॉडी पर जला देते थे। अब देखो, अगर कोई बच जाता था तो उनके बाल घुटने सिलवा दिए जाते थे, सफेद साड़ी पहनो, किसी भी मांगलिक या शुभ काम में इनको दूर रखो, इनकी साया ना पड़े। ये क्या है, एक श्राप ही तो है महिला के लिए। ये काम पुरुष तो ये काम पुरुष के साथ होना चाहिए। अगर उसकी स्त्री मरे, उसका भी बाल घुटवा दो, वो भी सफेद कपड़ा पहने, वो भी किसी शुभ काम में ना जाए। तो एक के साथ आप कर रहे हो ये मतलब गलत है, और एक को कह रहे हो वो सही है। तो ये दो नियम कैसे? नियम दोनों के लिए एक होने चाहिए। या जब पत्नी मरे तो पति को भी सता कर दो, अगर ये सती हुई है तो सताओ भाई, तुम भी मरो, अगर हम नहीं सिर्फ तुम क्यों? अगर हम भाई क्या करते हैं, कल मैंने बताया था शादी क्या है, सामाजिक बंधन, एक नहीं 7 जन्मों का साथ है।
और साथ जिंदगी भर निभाएंगे। जब हम चले गए सनम तुम भी चलो। भाई तुम क्या करोगे जब हम नहीं रहेंगे? भाई तुम्हें भी दूसरी शादी करने का अधिकार थोड़ी ना है, हमें भी तो है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी किसी भी कुरीत, ऐसी किसी भी प्रथा को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, फिनिश कर देना है, जो महिलाओं के सम्मान, उनके रिस्पेक्ट, उनके डिग्निटी को प्रभावित करती है। क्लियर? अगला देखो बेटा, कितना हो गया? 5। छठा लिखिए, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। आप समझिए डियर। अब बात करते हैं कि संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या है। कहते हैं हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, ये तो हम लोग कहते हैं कि पश्चिमी देशों की अपेक्षा जो उनका कल्चर है या उनकी जो संस्कृति है उससे हमारी अच्छी, ऐसा हम लोग कहते हैं ना। तो कल्चर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर? कल्चर क्या ऐसा विभिन्न संज्ञाओं को एक सूत्र में होगा। जो हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, अपने बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है, फेस्टिवल है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो आपके जिंदगी से जितनी चीजें रिलेटेड हैं, दीज आर कल्चर। सिंपल सी बात। कल्चर क्या कहते हैं? जो भी हमारा पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन, पूजा पाठ, सम्मान, रिस्पेक्ट, देवी देवता, जो भी आप मानते हो, ये तो हमारा कल्चर है। अब क्या है, अपना कल्चर प्रभावित कैसे हो रहा है? अब नए नए ट्रेंड आए हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट आया है, लिव इन रिलेशनशिप। क्या ये भारतीय कल्चर है? नहीं। शादी के पहले दो लड़का और लड़की को एक साथ रहने के लिए हमारे यहाँ या हमारी कल्चर इजाजत नहीं देती। लेकिन अब इस कल्चर को लोग फॉलो करने लगे, ये गलत है। अब देखिए, भारत में कभी वृद्धाश्रम नहीं होता था। यस सर। वृद्धाश्रम जानते हैं? जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनको पहुंचा दो वृद्धाश्रम में। क्या हमारे देश में कभी ये कल्चर रहा? नहीं। बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि हमारी ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट रहा। यस सर। हम लोगों के परिवार में तो पहले 100 लोग रहते। यस सर। 100 पीपुल रहते, एक दो नहीं, 100। हमारे यहाँ 100 गाय रहती थी। बैल खेत जोतने के लिए 15-15, 16-16 बैल रहते। भैंसे 20-20 हमारे यहाँ रहती, एक दो नहीं। फैमिली बड़ी थी, परिवार बड़ा था, कंबाइंड फैमिली थी। खाना बड़े बड़े हांडा पहले चलता था, इतने बड़े बड़े, उसमें खाना बनता था। क्योंकि छोटे में तो आएगा नहीं, 2 लोग तो हैं ही नहीं भाई, झुआवर हैं सब, इकट्ठे ज्यादा हैं, तो ज्यादा फैमिली है, बड़ी फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली थी। तो हमें तो कहने का मतलब ये है, उसमें 2-4 नहीं भी काम करते तो उनका भी गुजर बसर हो जाता है। 2-4 जैसे होते हैं, 1-2 घर में लफंगे निकले, उनकी भी शादी वादी हो गई, उनका भी जीवन कट गया। लेकिन अब क्या संभव है? अब क्या है, लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम और हमारी बीवी, हमारे बच्चे। अरे भाई, अगर तुम आज अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजे हो तो कल वही आपको भी भेजेगा। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? अब जैसे पहनावे ओढ़ावे में, जैसे हमारे यहाँ जो कल्चर है पहनने का, अब हम वेस्टर्न कल्चर, कोई हाफ पहन रहा है, कोई कट पहन रहा है, कोई क्या क्या, ये सब हमारे कल्चर का पार्ट नहीं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो हमें अपनी जो हमारी
गौरवपूर्ण संस्कृति रही है, कल्चर रहा है, चाहे पूजा पाठ का हो, देवी देवता का हो, जिसको भी आप मानते हो, इस्लाम में हो, हिंदुइज्म में हो, जिस धर्म में भी हो, जो आपकी परंपरा रही है, कल्चर रही है, इसको क्या करे, बनाए रखें, इसका परिरक्षण करें, इसका प्रोटेक्शन। आजकल क्या लोग पढ़ लिख लेते हैं तो अपने आप को आधुनिक बनते हैं। आधुनिक बनने का मतलब कपड़े छोटे पहनने नहीं होता है। आधुनिक बनने का मतलब झूठी अंग्रेजी बोलना नहीं होता है। सोच आधुनिक होनी चाहिए। आधुनिक होने का मतलब दिमाग भी आधुनिक हो, सोच आपकी बदलनी चाहिए। दिमाग में तो पूरा भरा है। अब देखो लड़कियां हमारे यहाँ शराब नहीं पीती थी, सुट्टे नहीं मारती थी। आजकल शहरों में देखो धड़ाधड़ जाम चल रहा है और सुट्टे नहीं मार रही। क्या ये हमारा कल्चर था? आई होप समझ गए होंगे आप। यस सर। इसको बचा के रखना। फिर अगला पॉइंट, हम पहली बार जेएनयू गए थे 2008-9 में जियाना निकला था, 2010 में, आज के 16 साल पहले, 15 साल पहले। तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड है, मिंडा हाउस में प्रोफेसर है, तो जेएनयू पीएचडी कर रहा था, तो हमको भी पीएचडी करनी थी डीयू से। तो खैर वहाँ से हमने एलयू से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, बाद में वहाँ नहीं हो पाया, तो दोबारा बुलाया गया, मैं गया ही, तो मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। तो उसमें क्या था कि जब मैं पहली बार गया तो शाम में से चाय वाय पीते, जेएनयू का बड़ा ओपन माहौल है, लड़का लड़की हॉस्टल में जाएगा कोई, लड़कियाँ लड़के हॉस्टल में जाएगी, बड़ा अजीब तरीके, गंदा भी है, अच्छा भी है, जो भी है। तो वहाँ मैं शाम में निकला, उसकी फ्रेंड वगैरह, क्या और भाई क्या हाल चाल, हम भी साथ में चले गए। तो वो क्या सिगरेट लाए हो तो हमने कहा मतलब क्या है, क्या कुछ नहीं, अब देखो। वो निकाला डिबिया और पकड़ाया, एक अपना जलाया है, एक उसको हमारे तरफ कर रहा। हमने कहा प्रभु हम बड़े दूर रहते हैं इन सब चीजों से। उसके बाद दनादन धुआं उड़ा, ये कौन से, और ड्रिंकिंग आम बात है हमारे। हाँ टल्ली हो जाती है पी के भैया। आगे लिखिए, 7वां लिखिए, 7 नंबर लिखिए, टल्ली हो जाते हैं लोग भाई, पी के टल्ली हो गए। हाँ लखनऊ में सब मैंने अपने आंखों के सामने ही देखा। अरे एक देखा हमने, 50 देखा। आगे लिखिए 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, लिख लो बेटा, प्राकृतिक पर्यावरण की, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग, बताओ भाई। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, कामा झील, नदी और वन्य जीव हैं, जिसके अंतर्गत वन, कामा झील, कामा नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी का मतलब जीव जंतु, प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें, दया भाव रखें। अब इसको समझ लीजिए, लिख लिया सब लोगों ने, समझो भाई। संवर्धन करें उसके बाद तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये नहीं कि सांप निकल गया तो मार दिया। अरे तुरंत दौड़ा लो लाठी लेकर। अब अच्छा इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। हम लोग पहले गांव में जब छोटे छोटे थे, हम लोग के बड़े भैया थे, वो थोड़े बड़े थे, हम लोग छोटे छोटे, तो एक भैंसा ऐसा जानते हो, यस सर, वो खेत खा जाता था, यस सर, बड़ा बदमाश था। केला हमारे यहाँ होता था, केला तो ये मुंह उठाए और आधा केला ही खा जाए। तो एक दिन कहें कि अच्छा ऐसा करो कि टायर ले आओ, टायर साइकिल वाला, और डंडे में बांधो। हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग का लाओ भैया बांधे और कहें इसको जलाओ। जला करके जैसे वो आया दिखा, उसको जला लिए 3-4 लोग मिल करके बड़े बड़े। और जब वो उसको आप भगाना तो ये लोग करते क्या थे, उसके पीठ पर जलता हुआ रख देते। आपने हम अच्छा हम लोग बचपन था, इतना तो कुछ हो नहीं था, हम लोग हु करते थे, पीछे दौड़ते थे।
उसमें मजा आता था और भागता था बहुत तेज। तो ये है मतलब एक तरह से ऐसा काम ना करें। कोई भी वन्य जीव, कोई भी आवाज नहीं प्लीज, कोई भी वन्य जीव चाहे वो हिरण हो, शेर हो, जितने भी हैं वाइल्ड लाइफ, उनको मारिए नहीं, उनका संवर्धन करिए, उनको संरक्षित करिए, उनको प्रोटेक्ट रखिए। और जितने प्राणी हैं, किसी तरह के प्राणी हैं, जानवर, गाय, बैल, सुअर, जितने भी, उनके प्रति दया भाव क्या रखिए, दया भाव। इससे क्या होगा, जैसे आप लोग इकोलॉजी भी पढ़ते होंगे कि हम लोग एक चेन में जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी एक सिस्टम गड़बड़ होता है या किसी की संख्या घटती है या बढ़ती है, आपके इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होंगे। क्या होगा, पर्यावरण आपका असंतुलित हो जाएगा। तो वन का संवर्धन कर, अभी नहीं कि फॉरेस्टर साहब ने ये पेड़ काट के उठा लेगा। लोग करते क्या है, जानवर को मार के खाल बेच देते हैं। चीते जो लाइन कम क्यों हो गए, लोगों ने उसका अवैध तरीके से शिकार करके उसके बॉडी पार्ट को बेच दिया। हाथी मिल गई, मार डाला, उसके बॉडी पार्ट को बेच दिया। इस तरह का कोई भी काम नहीं करना है। किसी भी जीव के साथ आपसे चिड़िया दिख जाए तो उसको मारो आराम से, बंदूक आती चिड़ी मार वाली बंदूक, उसको मारते हैं चिड़ी। तो ये ऐसा कोई काम नहीं करना। एकलव्य बनने लगते हैं। हाँ, एकलव्य बनने लगते हैं, गाँव फांदते हैं इंसान। इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज नहीं करना है जो किसी प्राणी, किसी पशु, किसी पक्षी के लिए क्या हो, हानिकारक। उनको हमें संरक्षित रखना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। आजकल क्या है, 5G टावर लगा, जितनी भी चिड़िया थी, गौरैया थी, सब मर गई। जितने गिद्ध थे, गिद्ध जानते ना, वल्चर, इसमें एक डिक्लोफिनोन दवा आती है, पशुओं को जो दर्द निवारक या बुखार में दिया जाता है, उसके खाने से उनके पेट में चला गया और गिद्ध की संख्या क्या हो गई, लाखों करोड़ों गिद्ध मर गए। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे हमारे इन्वायरमेंट के प्रति क्या हो, पलूट हो। और उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रत्येक जानवर को हमें मारना नहीं चाहिए। अगला लिखिए, 8वां, फटाफट निपटाओ नहीं तो फिर लग जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पहले लिखवा देते हैं सब, उसके बाद समझा देंगे। 8वां लिखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान आर्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान आर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। किसी का छूटा तो नहीं बेटा? चलिए अगला लिखिए, 9 नंबर लिखिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर लिखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब भी किसी का छूटा? चलो 10 नंबर लिखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के, व्यक्तिगत लिख लेंगे ना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर, सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धियों की, प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले।
एक और लिख लीजिए 11वां नंबर। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना। ठीक बात। अब हम शुरू करेंगे 11 नंबर से। 11 नंबर कह रहा है कि जो 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे हैं उनको क्या करिए? शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अभी नहीं कि उनसे काम करवाइए, लेबर करवाइए। ठीक है, आने की बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनके शिक्षा की व्यवस्था करना माँ बाप का क्या है? कर्तव्य है। उनको शिक्षा का साधन जो भी है उसको मुहैया कराइए, उनको पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान कीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है ऊपर से 8वां नंबर था भाई। 8वां नंबर क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, यही तो है भाई। ज्ञान आर्जन और देखो भाई सुधार की भावना। जो भी रिफॉर्म करें उसको साइंटिफिकली, जैसे बीटी कॉटन, बीटी वैगन या नए नए प्रजातियों का विकसित किया जाता है, तो ऐसी कोई प्रजाति ना विकसित करें जो मानववाद ह्यूमन के लिए क्या हो? खतरा हो। जैसे आजकल क्लोनिंग के बारे में जानते होंगे, क्लोन, गाय का, भैंस का, भेड़ का क्लोन, तो ऐसा कोई नया क्लोन, मानव का क्लोन ना बना दे। ठीक है, मतलब कहने का है जो भी हो वो साइंटिफिकली हो, वैज्ञानिक तरीके से हो, मतलब तर्क के आधार पर हो, नुकसानदेह ना हो। जो भी आप डेवलपमेंट करें, विकास करें, नई चीजों की खोज करें, वह मानव के लिए उपयोगी हो, वो अनुपयोगी ना हो। ऐसा कोई काम ना करें कि वायरस मतलब बनाते हैं, वायरस खेलते हैं। इसे लोग कहते हैं चाइना ने बनाया था, पता नहीं बनाया कि नहीं, आई डोंट नो, बट लोग आरोप किस पर लगाए? चाइना के ऊपर। उसने क्या बना दिया? कोरोना वायरस, वहां से फैल गया और दुनिया के कितने लोग मर गए। तो हमें ऐसा कोई एक्टिविटीज नहीं करना है जो मानव या मानव सभ्यता के विकास के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा हो। अपने व्यक्तिगत लेवल पर या सामूहिक लेवल पर हमें हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा देश निरंतर आगे बढ़े। जैसे देखिए, अगर आज बल्ब है, अगर हम इंजॉय कर रहे हैं एडिशन की देन, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ग्राहम बेल ने बनाया। ठीक है, आने की जितनी भी चीजें आज हम यूज कर रहे हैं, फैन है, टीवी है, इसको जेल वेयर ने बनाया। आज हम वो चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं, यह मानव के लिए क्या है? उपयोगी है। मतलब हम जो काम करें वह मानवता के विरुद्ध ना, वह मानव के लिए क्या हो? उपयोगी। 8 नंबर में और क्या लिखा है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर। अब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब जैसे ये भी आपका है, ये बोर्ड है, ये डेस्क है, बस है, रोड है, जितनी सरकार की संपत्ति है, चाहे वो रेलवे का हो। अब जैसे मान लो रेलवे में कभी मौका मिले पंखे उखाड़ रहा हो, बल्ब है बल्ब चुरा ले जाओ, देखो सर ये नहीं है पोडियम उठा ले जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जो सार्वजनिक संपत्ति है इनको क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। और हिंसा से दूर रहें, मतलब तोड़ फोड़ ना करें। और कोई पॉइंट बचा है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, चाहे व्यक्तिगत हो या समूह में हो। अब जैसे व्यक्तिगत लेवल पर कोई व्यक्ति रिसर्च करता है, कोई व्यक्ति नई नई चीजों का आविष्कार करता है, या ग्रुप में जैसे आपका चंद्रयान था, इसमें एक आदमी ने काम नहीं किया था, लोगों ने मिलकर काम किया था। तो हमें अपने लेवल पर, अपने इंडिविजुअल लेवल पर या ग्रुप में टीम के साथ ऐसा काम करना है जिससे हम, हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू ले, नए नए
डेवलपमेंट करना है, जो मानव के लिए, हमारे देश के लिए, इस समाज के लिए क्या हो, बेनिफिट अच्छा हो। और जैसे तभी तो उत्कर्ष की ओर, आगे की ओर कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं हम लोग विश्व गुरु थे, अब थे कि नहीं थे भगवान जाने, हमें विश्व गुरु बनना है ऐसा लोग कहते हैं। तो आप विश्व गुरु कब बनोगे भाई, जब नई नई चीजों को, अब अगर अमेरिका मिसाइल बनाता है उसके पहले हम मिसाइल बना लें। अगर वो 5000 किलोमीटर मानता तो हम 10,000 मान। आयरन डोम जिसे कहते हैं, जैसे उसने लगाया था इजराइल में, उनका आयरन डोम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम आगे कैसे निकलेंगे, जब नई नई चीजों का आविष्कार करेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर हो या सामूहिक स्तर हो, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा। हमारा सामान कौन खरीदेगा, जब हम नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, तभी तो बिकेगा भाई माल हमारा, तभी तो हमारा देश राष्ट्र आगे निकलेगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर हम अपना ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान अर्जन करें, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को क्लियर ओवर एंड आउट। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो गया, हम अगली हेडिंग डाल लीजिए, अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा।